नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। 5 राज्यों में ये चुनाव जो हैं उनको एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। मिजोरम में वोटिंग हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में एक फेज की वोटिंग हो चुकी है और सबको अब इंतजार है मध्य प्रदेश का। ठीक इसी दिन मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी और एक ही फेज में तमाम जो सीटें हैं उस पर वोटिंग कर दी जाएगी। और इसीलिए जो तमाम चुनावी गहमा गहमी है सबसे ज्यादा अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में ही देखने के लिए मिल रही है। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में ही 17 को छत्तीसगढ़ के दूसरे फेज के लिए और मध्य प्रदेश के एक ही फेज में तमाम सीटों के लिए वहां पर वोटिंग होने जा रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में देखा गया कि बम्पर वोटिंग हुई, लोग बड़ी तादाद में निकले। उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश में भी लोग शायद शिवराज सिंह चौहान की जो 18 साल की जो वहां की सरकार रही है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, जहां लोग खुलकर मुखर होकर बोल रहे हैं कि अब बदलाव चाहते हैं, जिस तरह से जो भी वादे किए गए उसको लोग एक तरह से शिवराज सिंह चौहान को वहां पर लोग एक गप्पी की तरह कहने लगे हैं कि जो वो बातें कहते हैं उन पर कभी वो खरे उतरते ही नहीं है। लेकिन आप इन राज्यों में एक और इंटरेस्टिंग बात जो देख रहे हैं वो ये कि लगातार नरेंद्र मोदी जो कुछ हफ्तों तक खामोश थे, अब वो तमाम जगहों पर अपनी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि शायद उनको ये अंदाजा हो गया है कि जो एक कंफ्यूजन की स्थिति उन्होंने बनाई हुई थी कि पहले उन्होंने कहा कि वही चुनाव का चेहरा और जो क्षेत्रीय शत्रप थे उनको साइडलाइन किया, यानी कि स्टेट लीडरशिप को। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कमल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा और फिर उसके बाद आप ये देखिए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी अब मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार वो सिर्फ कांग्रेस को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी उपलब्धियों की कोई बात नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से रटी रटाई बातों को बार बार, जो एक रिपीटेटिव नैरेटिव है जो नरेंद्र मोदी का, जो एक थकावट उनके भाषणों में नजर आती है, जो एक तरह की बात 9.5 साल से वही लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि कैसे कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, देखिए देश का बेड़ा गर्क कर दिया, हम आए हैं, ये मोदी की गारंटी है, मोदी गारंटी देता है तो उसे पूरा करके दिखाता है। राम मंदिर की बात अब नए सिरे से पूरी तरीके से शुरू की जा रही है और एक पूरा एक आप देखें पर इसके इर्द गिर्द खड़ा किया जा रहा है। आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय की पूरी सियासत ही मंदिर के इर्द गिर्द ही घूमती है। और अब एक बार फिर से उसको लग रहा है कि काट की हांडी को एक बार फिर आकर वो लोगों को रोजगार, वो लोगों को महंगाई, वो लोगों को सुरक्षा, वो किसानों की वो भुखमरी, इन तमाम जो मुद्दे हैं उनसे भटकाकर एक फिर से वो मजहबी चाशनी चटाकर उनको एक बार फिर से बेवकूफ बना सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी को फिर से लग रहा है। इसलिए आप ये देखिए कि शायद जो जो बातें उन्हें 2024 के इलेक्शन में कहनी थी या उससे अपनी कैंपेन की शुरुआत उनको करनी थी, वो अब 5 राज्यों में जब उनको हार सामने दिख रही है तो तमाम तरकश के तीर जो है उन्होंने अभी से ही निकालने शुरू कर दिए हैं। अब आप ये देखिए कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पे कांग्रेस की मैं यह बात कर रही हूं क्योंकि सीधे मुकाबले में इन 5 राज्यों में कांग्रेस है। कांग्रेस लगातार, राहुल गांधी लगातार ओबीसी और जातिगत जनगणना की बात कर रही हैं। वो इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। बार बार, हो सकता है आपको लगे कि ये एक ही बात बार बार कही जा रही है, लेकिन जब एक ही बार बार कही जाती है तो लोगों के जहन में वो जहनशी है, यानी कि बस जाती है। और यही राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार लोगों को ये बता रहे हैं कि आपकी जितनी संख्या है इस देश में, आपको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ना कि चंद मुट्ठी भर लोग देश पर राज करें। वो छोटे व्यापारियों को ये बता रहे हैं कि कैसे जीएसटी और नोटबंदी करके आपको लूटा गया। वो ये बता रहे हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं वो ही दरअसल देश में कारोबार देते हैं। वो लगातार इससे लोगों को एजुकेट कर रही, मुस्की दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप समझिए इसको कि कैसे आपको इतने सालों से ठगा जा रहा है। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जहां जहां कार्य वहां क्या क्या काम किए गए हैं। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि राहुल गांधी, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में है, कल भी मध्य प्रदेश में थे, जब उन्होंने कल रोड शो किया तो बड़ी तादाद में लोग उस रोड शो में आए थे और लगातार उनकी रैलियों में भी बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। और 2-3 बाइट्स है राहुल गांधी की जो आज उन्होंने सतना में जब लोगों से वो मुखातिब हो रहे थे तब उन्होंने कही। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि छोटे व्यापारियों को लेकर और रोजगार को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। मध्य प्रदेश में किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है,
छोटा दुकानदार डरा हुआ है, छोटे व्यापारी डरे हुए हैं, क्योंकि आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसका इंजन चालू नहीं है। और इस भाषण में आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य जो हमने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए किया है, वो हम मध्य प्रदेश के किसानों और मजदूरों और छोटे दुकानदारों के लिए करना चाहते हैं। हमने पिछले चुनाव में कर्जा माफी की बात की थी और हमने वो करके दिखा दिया था। और फिर बड़े उद्योगपतियों ने, अरबपतियों ने नरेंद्र मोदी जी और चौहान जी से मिलकर मध्य प्रदेश से आपकी सरकार और हमारी सरकार चोरी की, क्योंकि वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार अदानी जी के लिए काम नहीं करेगी, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए काम करेगी। तो अभी आपने सुना और कि कैसे हमने कर्ज माफी की थी, और ये भी बताया कि 2018 में हमने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन कैसे नरेंद्र मोदी ने लोगों के, कुछ नेताओं के नाम लेने के साथ मिलकर कैसे आपकी बनाई हुई सरकार जो है वो छीन ली, हड़प ली और फिर से वो सत्ता पर काबिज हो गए। ओबीसी को लेकर लगातार राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, ओबीसी को लेकर क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है, एक बार फिर से आप सुनिए। नरेंद्र मोदी जी भाषण देने आए और मैंने उनका भाषण सुना। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, कहते थे, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। जहां भी जाते थे, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में जाते हैं, हजारों करोड़ के हवाई जहाज में जाते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं। खैर, कहते हैं मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में बोल बोलकर प्रधानमंत्री बन गए। भैया, एक दिन में नरेंद्र मोदी कम से कम 1-2 सूट तो पहनेंगे। आपने कभी देखा 2 दिन में नरेंद्र मोदी ने 1 सूट पहन लिया? कभी देखा आपने? कभी देखा है? मेरी ये सफेद शर्ट चलती है, बस यही चलती है। यही मैं पहनता हूं। नरेंद्र मोदी हर रोज कोई ना कोई नया कपड़ा पहनते हैं। तो आपको पता ही है कि सूट बूट की सरकार, ये एक तरह से बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है। और आज राहुल गांधी ने ये कहा कि आप ये देखिए कि 2 करोड़ का वो सूट पहनते हैं। और आप ये भी आप देखें कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो जनता वहां मौजूद थी, जो राहुल गांधी को सुनने के लिए वहां पर आई थी, वो कैसे, कितना भी आप गोदी मीडिया के जरिए, दरबारी मीडिया के जरिए अपना प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करें, उनको अपनी गोद में बिठाकर वो पत्रकारिता आप उनसे करवाएं, लेकिन लोग, अब ये सोशल मीडिया दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, लोग अवेयर हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि कैसे चाय बेचने के नाम पर, कैसे गरीब का बेटा कहने के नाम पर, कैसे ओबीसी के नाम पर नरेंद्र मोदी ने लोगों को छला है। राहुल गांधी ने अपने मुंह से नहीं कहा, देखिए कैसे जनता ने ही उनको एक तरह से याद दिलाया। तो ये अवेयरनेस है, ये जो झूठ और जुमले 9.5 साल गए हैं, ये देखिए आप कैसे वो अब जुमले ही साबित हो रहा है। लोग उसको समझ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें महंगाई से आजादी चाहिए। जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा, एक छोटी सी बाइट है, वो आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी।
अपने किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी जनजाति जनगणना की बात नहीं कर सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है। भाइयों और बहनों, रिमोट कहीं और है। टीवी यहां आपके सामने, रिमोट कहीं और। सच्चाई। तो जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में, और जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी करके दे देगी। तो आपने सुना, ये बात उन्होंने पहली बार नहीं कही है। वो लगभग अपनी हर रैली से यही बात कहते हुए नजर आते हैं और बार बार लोगों से कहते हैं, लेकिन सामने जो लोग बैठे हुए हैं, जो जनता है, उनके जरिए बजती हुई तालियां और शोर ये बताती हैं कि राहुल गांधी की इन बातों में कितना दम है और लोग उसको किस तरह से कितना सीरियसली ले रहे हैं। भले ही कितनी हेडलाइंस करने की कोशिश की जाए नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, अपने पालतू मीडिया को लेकर, लेकिन ये साफ है कि अब जो है वो लोगों की समझ में सब कुछ साफ साफ आ रहा है। क्योंकि यहां आप ये देखें कि सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए, हमारे जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए आपको सच और हकीकत हर रोज बताई जाती है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ मैं पहले आपसे करा दूं। मेरे साथ जुड़ गए हैं अनिल जैन जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए। इसी के साथ ही प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। दोनों ही जाना माना चेहरा, आप अक्सर उनको सुनते रहते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आज भी थे, बड़ी तादाद में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। कल हमने देखा कि रोड शो में भी बहुत लोग थे, जब प्रियंका गांधी थी तब भी बहुत लोग थे। क्या आपको लग रहा है कि अभी हम बात तो 5 राज्यों की कर रहे हैं, ये जिनके अभी रिजल्ट आने बाकी है 3 दिसंबर को, और 4 राज्यों में अभी वोटिंग होनी बाकी है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो कुछ अभी हो रहा है, जो रैलियों में बात कही जा रही है, वो दरअसल 2024 की एक तरह से पटकथा लिखी जा रही है, और ये साफ हो चुका है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव वर्सेस जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की और नजरियाती जो पॉलिटिकल जो जंग है, जो नजरियाती जंग है, उसके बीच होने जा रही है। दो अलग अलग नजरियात हैं। एक तरफ जो राम मंदिर की सियासत कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सामाजिक न्याय की, सामाजिक बराबरी की, आरक्षण की बात कर रहे हैं और लोगों को साथ में जोड़कर बराबर चलाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप देखिए, जो बातें माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, वो सारी बातें, उनका ताल्लुक मध्य प्रदेश के चुनाव से नहीं है। अधिकतम बातें उनकी वही है, राम मंदिर, 370 और लोगों को मुफ्त में खाना देना, इसको वे हर बार बड़ी शान से कहते हैं। ये भी कहते हैं कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा और देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाऊंगा, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा। इन सारी बातों का कोई मतलब मध्य प्रदेश विधानसभा या राजस्थान या छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से नहीं है। वे केवल अपने एजेंडे पे बात कर रहे हैं और उनका लक्ष्य 2024 के चुनाव। एक और बात बताना चाहूंगा बुशरा जी की अभी आज 10 तारीख हो गई है, चुनाव 17 तारीख को है मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव घोषणा पत्र या वादा पत्र या जो भी नाम दे देते हैं वो पेश नहीं कर पाई, जबकि 15 अक्टूबर को ही इसके लिए कमेटी बना दी थी उन लोगों ने, और कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है लगभग 2 महीने पहले ही कि हम ये करेंगे। और उन्हीं मुद्दों को हर बार प्रियंका गांधी, कमलनाथ और राहुल गांधी बार बार कहते भी हैं कि हम क्या करने वाले। वो ये कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए ये योजना है, गैस, वो सारी बातें। हाल ये है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तक तो जब तक था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं के बारे में चर्चा होती थी, लेकिन बीजेपी आला कमान के नेताओं ने उनकी चर्चा करना बंद कर दिया। मजबूरन शिवराज सिंह चौहान कहते रहे कि क्या आप मुझे मध्य प्रदेश का सीएम देखना चाहते या नहीं। फिर उन्होंने जब यह कहना शुरू किया कि क्या आप नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते या नहीं, तब बीजेपी आला कमान का माथा ठनका और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को तवज्जो देना शुरू किया। उसके बाद आई चुनाव उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम भी आया और उन लोगों को टिकट दिए गए जिन्हें शिवराज सिंह चौहान चाहते थे। यानी एक तरह से बीजेपी आला कमान ने बीजेपी के स्थानीय नेताओं के सामने शरणागत हो गए, घुटने टेक दिए। राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं उन सारी बातों का मतलब होता है इस विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी, दोनों चुनाव के मद्देनजर वे बातें कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की आम सभा आज कुक्षी में थी, जो धार जिले का एक शहर है, तहसील है, और उसके बाद इंदौर में सभा है, उसकी तैयारी हो रही है, अभी वे आई नहीं है, इंदौर में आने वाली है। तो मध्य प्रदेश का चुनाव इसलिए कि सारे बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता, स्मृति ईरानी, अगर आप उन्हें बड़ा नेता माने तो स्मृति ईरानी, अमित शाह, पीयूष गोयल, तमाम नेता मध्य प्रदेश में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। और अमित शाह तो हैं ही जो यहाँ पे अस्थायी मुख्यालय उन्होंने बना रखा है मध्य प्रदेश को, क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि अगर हमने मध्य प्रदेश हार गए, अगर हम मध्य प्रदेश चूक गए, तो समझ लीजिए कि 50 साल तक हम दिल्ली में राज नहीं कर पाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने कल एक बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसा सबक सिखाइए कि 100 साल तक भूल जाए लोग कांग्रेस को। तो मुझे समझ में नहीं आता कि चुनाव एक बार 5 साल के लिए होते हैं या 100 साल के लिए होते हैं। 100 साल बाद प्रधानमंत्री जी आएंगे, नरेंद्र मोदी जी, तब तक वो शायद 250 साल के हो जाएंगे, तब वो कहेंगे कि भाई कांग्रेस कहाँ, ऐसा कुछ सोचते होंगे वो। लेकिन बड़ी हास्यास्पद बात है। यानी एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम है, मुद्दे कम है, और बीजेपी किसी तरह जहां जहां उसके नीचे से जमीन खिसक रही है, वहां बीजेपी कोशिश करी कैसे भी करके करेक्शन किया जाए। जैसे शेयर बाजार में होता ना, कोई शेयर अनावश्यक बढ़ जाता है तो अगले दिन करेक्शन हो जाता है, तो बीजेपी करेक्शन करने में जुटी हुई है। किसी भी तरह संभल जाए, सरकार बन जाए, ताकि नाक बचे, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा की भी 29 सीटें हैं। 29 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 29 सीटों में से अगर आधी सीटें भी बीजेपी हारती है तो दिल्ली में मुश्किल होगी। बुशरा जी। जी, एक और मेरा सवाल आपसे प्रकाश जी, फिर मैं अनिल जी आपके पास आ रही हूँ। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने इन तमाम राज्यों में जहां घोषणाएं की है, इसमें तेलंगाना को भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ, इन चारों राज्यों में क्या एक ऐसी लंबी लकीरों की हो, घोषणाओं की हो, या जिस तरह से पूरा इलेक्शन कैंपेन है कि अब भारतीय जनता पार्टी कितनी भी लंबी लकीर खींचने की कोशिश करे वो छोटी ही साबित होगी? और इसका एग्जाम्पल अभी आपने दिया कि घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है। यही वजह है कि वो अपने वादों की, कि आगे वो क्या करने जा रहे हैं, उसकी वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं करते हैं, क्योंकि पहले से ही अगर 25 लाख के ये कहा जाए कि स्वास्थ्य बीमा जो ऑलरेडी करके दिखाया गया है, 500 रुपए के सिलेंडर की जब बात की जाए, 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की बात की जाए, और वो तमाम उस तरह की सियासत जिसकी अलंबरदार भारतीय जनता पार्टी बनती रही है, उसकी काट भी बीजेपी लेकर कांग्रेस लेकर आ जाए, तो आपको नहीं लग रहा कि इतनी मुश्किलें हैं उसके सामने कि अभी उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन सी ऐसी बात कह दे कि एक बार फिर से वो सत्ता पर काबिज हो जाए? बुशरा जी, मैं पिछले 2 हफ्ते में सैकड़ों लोगों से मिला हूं जो आम आदमी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, रिक्शा वाले हैं, चाय वाले हैं। वे सब लोग एक बात कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है, व्यक्ति मतलब जो पार्टी हमारे साथ खड़ी रही, हम उनके साथ, जिन्होंने कोरोना में हमारी मदद की, हमारे लिए संघर्ष किया, हम उनके साथ, जिन्होंने रोजगार के लिए काम किया, हम उनके साथ, जिन्होंने महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ किया, हम उनके साथ हैं। क्योंकि लोग भुगत रहे हैं और लोगों ने यह तय किया कि वो इस चुनाव में बड़े बड़े चेहरे नहीं देखेंगे, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसे वो नहीं देख रहे हैं। अब प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री हैं, 5 बार के सांसद हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर के लोगों ने कहा मुझसे कि बहुत बड़े नेता हैं, पर जब हमें जरूरत होगी तो वे कब मिलेगा। और प्रहलाद पटेल कहते हैं कि मैं महीने में 1 दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में रहूंगा। यानी 29 दिन आप कहाँ रहोगे भाई? तो लोगों के मन में सीधा सवाल है। दूसरी बात,
लोग मुद्दे की बात करते हैं। आपके योजनाओं से हमें क्या मिलेगा? बीजेपी ने जरूर लाडली बहना योजना की घोषणा की, लेकिन लोगों ने कहा कि ये लाडली बहना, आपकी सरकार तो 2003 से थी, तो लाडली बहना योजना अब याद क्यों आई? क्योंकि कर्नाटक में बहनों को पैसा मिलने लगा, क्योंकि दूसरी जगह महिलाओं को की जेब में पैसा आने लगा, सस्ती गैस मिलने लगी, तो आपको ये बातें अब यहाँ याद आ रही? 10 साल से 12 साल से जब लगातार महंगाई बढ़ रही थी, तब तक आपने क्यों नहीं कहा? तो अब बीजेपी के पास फेस सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं है। किस बहाने से वे अपना चेहरा बचाएं? लोग उनके सामने खड़े हैं और लोग कहते हैं कि भाई ये क्या है, आपने क्या किया? महंगाई बढ़ी तो कहा अपने प्राक कथन में, पूर्व बयान में, कि इकोनॉमी जहां गई, इस देश की इकोनॉमी को चलाने वाले तो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं। इस देश की इकोनॉमी वही चलाते और वही हैं जो कोरोना में हम जिंदा बचे, हमारी इकोनॉमी जिंदा बची। हम आर्थिक रूप से सक्षम अगर हैं तो उस असंगठित क्षेत्र के कारण है, और दुर्भाग्य देखे कि ये सरकार असंगठित क्षेत्र पर लगातार हमले कर रही है। बुशरा जी। जी, बिल्कुल। और यही वजह है कि देखिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जिनको कुछ लोग प्रचार मंत्री कहते हैं, कुछ लोग इवेंट जीवी उनको कहते हैं, क्योंकि उनको इवेंट की आदत हो गई है। 7 साल अभी नोटबंदी के अभी पूरे हुए हैं, उनको तो इवेंट करने की बहुत आदत है। अगर ये उनका मास्टर स्ट्रोक था और उनका बहुत बड़ा एक ऐसा कदम था जिससे सारा काला धन वापस आ गया, तो उनको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए था। लेकिन आप ये देखिए कि पूरी तरीके से सन्नाटा और खामोशी थी, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने एक ऐसा घातक कदम उठाया था जहां अपने ही पैसे को लेने के लिए लोग लाइनों में लगे और वहां मरे, जिसका एक तरह से मजाक प्रधानमंत्री ने उड़ाया था कि ये कहते हुए कि शादी है लेकिन पैसे नहीं है, और उसका उन्होंने एक तरह से मजाक जो है वो लोगों का उड़ाया था। तो एक तरफ ये तमाम चीजें हैं जिसको मास्टर स्ट्रोक और तमाम चीजें उन्होंने कही, और पूरा मीडिया जो है वो पूरे तरीके से लेट गया था कि क्या कदम उठा दिया। देखिए आज उसकी वजह से जो छोटे व्यापारी हैं, जीएसटी और नोटबंदी की वजह से आज उनका क्या हाल है, और उसकी बात बार बार राहुल गांधी हर मंच से करते हुए नजर आते हैं। अनिल जी, अभी आप राहुल गांधी को सुन रहे थे, जैसे ही पीछे जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने कहा कि चाय वाला, तो उन्होंने कहा अरे चाय वाला 2 करोड़ का तो वो सूट पहनते हैं, और फिर उन्होंने अपनी टी शर्ट का हवाला दिया, क्योंकि लगातार हम राहुल गांधी को सिर्फ एक सफेद टी शर्ट में देखते हैं। और राजनीति जो है वो परसेप्शन का खेल है। लोग बहुत ये देखते हैं कि नेता आपका कैसा दिखता है, कितना है, लोगों के बीच कितना जाता है, कितना उनसे कनेक्ट करता है, उनकी बात कितना करता है। क्या आपको लग रहा है इस परसेप्शन में भी राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कहीं पीछे छोड़ दिया है? लोगों को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के और जनता के बीच में एक दीवार है, वो उनसे जाकर बात नहीं कर सकते, उनसे सहज होकर मिल नहीं सकते, उनसे डायरेक्टली कुछ कह नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी को देख के उन्हें लगता है एक सादा मिजाज एक ऐसा इंसान है जिस कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कह सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे ऐसा बन के मिलता है। तो क्या आपको लगता है इस परसेप्शन में भी राहुल गांधी कहीं आगे नजर आ रहे हैं, जिस तरह से अभी हमने रैली में भी सुना और लोगों ने तालियां बजाई उस पर? बुशरा जी, राहुल गांधी जी ने जब से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, और 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा, शायद विश्व के इतिहास में किसी ने पैदल नहीं की। 4000 किलोमीटर लगातार चलना, हर रोज चलना, गर्मी में, सर्दी में, बर्फ पड़ रही है, बरसात हो रही है मूसलाधार, और करोड़ों लोग उस भारत जोड़ो यात्रा में आके जुड़े। और राहुल गांधी, जैसे आपने अभी कहा था, वो सर्वसुलभ थे। वो गरीब से गरीब आदमी से बात करते थे, मजदूर को गले लगाते थे। और एक सीन जो है वो मैं कभी जीवन में भूल नहीं पाऊंगा मरते दम तक, कि एक बूढ़ा व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा, हालांकि सिक्योरिटी वालों ने उसको टोका, लेकिन राहुल जी ने कहा इसको आने दो, बात करना चाहते हैं। और वो जैसे नजदीक आए उनके, तो वो कुछ बीमार होगा, बूढ़ा था ही, वृद्ध था, तो उसको वोमिटिंग हो गई, उल्टी आ गई। और वो उल्टी राहुल जी के जो पेंट के ऊपर पड़ी, और तो आम आदमी जो होता है, मेरे जैसा होता तो पीछे हट जाता, भी उल्टी आ रही है। लेकिन राहुल जी ने आगे बढ़ के उसको गले लगा लिया, उसको संभाला, उसकी पीठ थपथपाने लग गए। तो जनता से जो राहुल ने संवाद किया है, जनता के दुख दर्द को पहचाना है, समझा है लोगों के बीच में जाकर के। और वो बताते हैं अपना कि इस 4000 किलोमीटर की यात्रा में मेरे को जो ज्यादातर लोग मिले वो ओबीसी वर्ग के मिले,
और मैं अंदाजे से कह सकता हूं कि ओबीसी की जो संख्या है इस देश में 50% से ज्यादा है। ये मेरा व्यवहारिक ज्ञान है जो मैंने 4000 किलोमीटर की यात्रा में देखा। और फिर वो ये बताते हैं कि कैसे दो तरह की सरकारें होती हैं। एक सरकार ऐसी होती है जो गरीब उन्मुख होती है, गरीब का दर्द को समझती है, गरीब के लिए काम करती है। जैसे उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने मनरेगा का काम किया, राइट टू फूड का दिया और तमाम योजनाएं शुरू की। और एक सरकार ऐसी होती है जो गरीब को लूटती है जीएसटी के द्वारा। जीएसटी, अब बुशरा जी आपको हैरानी होगी कि ऐसी ऐसी चीजों पे, जैसे किसान ट्रैक्टर खरीद रहा है तो उस पर 12% जीएसटी है, वो कीटनाशक दवाएं खरीद रहा है 18% उस पर जीएसटी है, वो खाद खरीद रहा है उसको 5%। जो कर्ज से डूबे हुए किसान, उनकी हालत पहले ही खराब है, आपने इतनी मोटी जीएसटी लगा रखी है। और तो और आप जान के हैरान होंगे प्रकाश जी के कैंसर के जो मरीज हैं जो दवाई खरीदते हैं, उन दवाइयों पे भारी जीएसटी लगा रखी है। अब देखिए कैंसर का रोगी पहले ही मरा हुआ है, इतना मतलब उस पे है कि कितनी बुरी स्थिति में उसका परिवार, ऊपर से जीएसटी। जो लोग दूध नहीं पी पाते थे बुशरा जी, हमारे गांव में तो छाछ मिल जाती थी, उनको मुफ्त में मिल जाती थी गांव में, लेकिन अब शहर में जो छाछ है उस छाछ के ऊपर भी जीएसटी लगा दी। बताइए तो जिस तरह से गरीबों से, और ये आंकड़े सरकारी हैं कि 2/3 जो जीएसटी है जो आता है वो बड़े व्यापारियों से नहीं आता, 2/3 जीएसटी जो है वो देश की गरीब जनता दे रही है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। और वो जीएसटी जहां का रहा है, राहुल जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, बड़ी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, वो जा रहा है 2-4 पूंजीपति। ये भी नहीं कि 10,000 5,000 या 1,000 पूंजीपतियों के पास जा रहा हो, 2-4 पूंजीपतियों के पास जा रहा है और फिर वो पैसा विदेश चला जाता है। और अगर किसान और मजदूर की जेब में पैसा आएगा, वो खुशहाल होगा, तो पड़ोस के कस्बे में जाएगा, अपने गांव से कुछ दुकानदार से कुछ सामान खरीदेगा, तो दुकानदार का भी तो व्यापार चलेगा। और ये भी सही बात है कि जो लघु उद्योग और जो मध्यम उद्योग हैं, ये जो छोटे व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ये बड़े बड़े तो जो आपने देखा जो दुनिया के नंबर 2 नंबर 3 टाइप के अमीर हैं, उनके तो देश में 2,2300 एम्प्लॉय हैं, इतना पैसा होने के बावजूद भी वो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करते। फिर वो ये बताते हैं कि कैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई सिविल इंजीनियर है, उन्होंने देखा कि मैं एक रेलवे स्टेशन में गया, मुझे एक कुली मिला, वो एक सिविल इंजीनियर था बकायदा, उसके परिवार ने हजारों रुपए खर्च किए उसके एजुकेशन के ऊपर, उसको सिविल इंजीनियर बनाया, उसके अरमान थे, लेकिन उसको आप रोजगार नहीं दे पाए, आप रोजगार नहीं दे पाए, मजबूरन भूखे मरते। उसने कहा क्या करूं, वो स्टेशन पे जाकर के कुली बन गया। ये हालत कर रखी है नौजवान की आज, ये हालत व्यापारियों की कर रखी है। 80 करोड़ का आप छाती ठोक ठोक के कहते हो कि हम अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ को। प्रकाश जी आप बताइए, दुनिया में एक तरफ आप कहते हो कि हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, एक देश बता दीजिए जो 50वें नंबर की भी अर्थव्यवस्था हो, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग भूखे घूम रहे हो। इसका मतलब पैसा तो हमारे देश में है, लेकिन वो चंद पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है, आम आदमी बेचारा भूखा मर रहा है। और इस व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेवार है? अब दुनिया को, मतलब देश के लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए वो जो धार्मिक अफीम का जो नशा था वो अब उतरना शुरू हो गया है। जैसे रात को नशा करते हैं, सुबह होश आता है, पता लगता है मैं तो नाली में पड़ा हूं। तो आदमियों को एहसास होने लग गया है, और राहुल जी में उनको अपना सच्चा हमदर्द नजर आ रहा है। और जो जाति जनगणना की बात कह रहे हैं बुशरा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उनका भाषण, आज भी मैंने सुना उनका भाषण जो शायद सतना में दिया था उन्होंने, ऐसा लगता है कि जो सामाजिक न्याय के जो हमारे पुराने आइकन थे, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनकी आत्मा राहुल गांधी के अंदर आ गई है। वो वही बात कर रहे हैं, वही हमदर्दी, वही उनके चेहरे पे जो है, जो भाव है, और जो अज़्म, जो उनकी आंखों में जो संकल्प शक्ति नजर आ रही है। और वो कहते हैं ठोक करके, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जातीय जनगणना कराएंगे, और जैसे हमारे देश में आएगी तो सेंसस कमिश्नर के द्वारा जातीय जनगणना कराएंगे, और ये एक एक्सरे होगा देश का, ताकि इस देश के एक एक व्यक्ति की हालत में सुधार लाया जा सके, इस देश के एक एक व्यक्ति को खुशहाल, समृद्ध और सशक्त बनाया जा सके, ना कि 2-4 पूंजीपतियों को। तो ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और राहुल जी जो बात कर रहे हैं वो सबके दिल में उतर रही है। आपने देखा वहां जनता कैसे रिस्पॉन्ड करती है उनकी सभाओं में।
जी। जी तो जी बिल्कुल, क्योंकि कुल उनको मिलाकर के, हाँ, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, जी जी जी, उनको एक फ्रेश देखिए, पर्सपेक्टिव जो है उनको वहां पर नजर आता है। जी हाँ, देखिए, सब ये चाहते हैं, देश की जनता चाहती है कि कोई नेता ऐसा जो हमदर्द हो, जो हमारे दर्द को समझे। और इसमें कोई शक नहीं, राहुल गांधी आज वैसे ही नेता निकल करके आ रहे हैं जो हमदर्दी हैं आम जनता के, जिनको क्योंकि वो लोगों के, वो स्टेशन पे गए हैं तो उनको कुली का दर्द समझ में आ रहा है। और ये कुली तो बीटेक है, ये तो सिविल इंजीनियर है। हम्म वो किसानों के बीच में गए, उन्होंने धान रोपा है। वो मोटर मैकेनिक के पास गए हैं, उन्होंने बीच में जनता के जा करके, ये नहीं कि दूर से टाटा बाय बाय कर दिया हजारों करोड़ के हवाई जहाज में चढ़ के ऊपर से, वो जमीन पे उतर करके गए। जी यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और लोकतंत्र में जनशक्ति जिसके साथ होती है उसी के पास शक्ति होती है। हम्म और वो शक्ति जो है बिल्कुल। अब अनिल जी, राहुल गांधी के साथ जुड़ चुकी है। जी जी जी। बिल्कुल मैं आपके पास लौट रही हूँ। प्रकाश जी, मेरे सवाल आपसे यह है कि अभी लगातार अगर किसी एक चीज को लेकर सबसे ज्यादा बात हो रही है वो जातिगत जनगणना है। और जब से बिहार की सरकार ने जो आरक्षण का जो प्रस्ताव था उसको सर्वसम्मति से पास करा दिया, 75% जो है अब आरक्षण बिहार की सरकार जो है वो देगी, 10% ईडब्ल्यूएस और 65% जो है वो तमाम जातियों को, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी को मिलाकर। और उसकी इसी की चर्चा जो है वो लगातार हो रही है। और एक तरह से मैं देख रही हूँ लगातार, मैं जो तमाम चैनल्स है उन पर एक देखती भी रहती हूँ कि आखिर इसको लेकर कोई बातचीत हो रही है। तो पूरी बातचीत जो है वो क्या कहा था नीतीश कुमार ने जनसंख्या कंट्रोल को लेकर, उस पर बात जो है वो हो रही है, उस बयान को लेकर बात हो रही है। लेकिन असल में जिस पर बात होनी चाहिए वो बात नहीं हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि मंडल और कमंडल की जो हमने राजनीति देखी थी, ये मंडल 2 आपको क्या नजर आ रहा है? और आपको लग रहा है कि अब सारा डिस्कशन जो है वो इसी की तरफ, सारी सियासत अब इसी की तरफ जाती हुई नजर आएगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार नीतीश कुमार को लेकर आड़े हाथों नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो जब भी बात कर रहे हैं वो पूरे इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। वो इंडिया से इतने घबराए हुए हैं कि अगर बात सिर्फ इंडिया गठबंधन के एक नेता की भी हो तो पूरे इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लेते हैं। तो क्या ये आपको मंडल 2 दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि उस सियासत की तरफ देश बढ़ रहा है? बुशरा जी, निश्चित ही। देखिए, मंडल 2 की जब बात होती है, जब मंडल 2 आया था उन दिनों भारत किस मोड़ पे था, आज भारत किस मोड़ पर है। जब मंडल आयोग बना, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, तब देश में एक बड़ा बदलाव का दौर था। और उसके बाद आप देखिए सत्ता में कितने परिवर्तन हुए, दिल्ली की सरकारें बदल गई और वे लोग भी प्रधानमंत्री बने जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री हुए। और अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर बार यही कहते थे कि मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, लेकिन अब वो नहीं कहते, वो कहते हैं असली असली जाति तो गरीबी और अमीरी है। तो अमीरों के लिए काम क्यों कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम क्यों नहीं करते, वो ज्यादा लोग हैं। लेकिन अब उन्होंने अपने स्टेटमेंट को थोड़ा बदल दिया है। दूसरी बात आप देखिए, नीतीश कुमार ने जब इसका ऐलान किया बिहार में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी मुद्दे को लेकर बहस नहीं छेड़ी। उन्होंने नीतीश कुमार के महिलाओं वाले बयान को लेकर, उनके टोन को लेकर पूरे ही मामले को कहीं और घुमाने की कोशिश की, ताकि लोगों का ध्यान उस ओर जाए और लोग कहें कि नीतीश कुमार किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो एक तरफ तो यह है कि बीजेपी की इसमें महारत हासिल है, बीजेपी बड़ी चतुराई से चीजों को मोड़ दे देती है, अपनी तरफ ले लाने की कोशिश करती है, देखिए हम तो ये कर रहे हैं। दूसरी बात, अब जो बातें कर रहे हैं कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन जाएगा, और उस मंदिर के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई, उद्घाटन के लिए गांव गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं और वहां मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं किसी एक आयोजन के लिए, और वो मिट्टी जाके उस बगीचे में डालेंगे, वहां पूरे देश की मिट्टी होगी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। बीजेपी के भी देखिए मूल बात यह है बुशरा जी, कांग्रेस जो है आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है और बीजेपी आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन संगठन बेस्ड पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी। ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी के साथ खूबी ये होती है, उसकी खूबी है
कि वो चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकती है, लेकिन विचारधारा को मोल्ड वो नहीं कर सकती, विचारधारा के अनुसार वो काम नहीं कर सकती। तो जिस तरह से राहुल गांधी अपना बयान दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जिस तरह बदल रहे हैं, ये बात जरूर देखिए कि आगामी चुनाव में, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव में इस बात पर, ओबीसी मुद्दे पर बहुत ज्यादा बड़े फैसले होंगे, लोग बड़ी निर्णायक वोट देंगे। लेकिन बीजेपी अभी भी इस मुद्दे को खुश करने के लिए, उस मुद्दे को बेकार करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। तो राम मंदिर का मुद्दा वो बार बार उठा ही रही है। एक बात मुझे कई बार लगता है कि बीजेपी के पास जो क्षमता है उसका उपयोग वो बहुत घातक तरीके से करती है। अब आप देखिए कि भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी अगर होगा तो बीजेपी उसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेगी, भारत पाकिस्तान को वो हिंदू मुसलमान मैच करने की कोशिश करेगी और ये बताएगी देखिए हमने क्या किया। और वो मैच होता है अहमदाबाद में, आप पूरे उस गणित को समझिए, मैच होता है अहमदाबाद में होता है, देश का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम वहां है और उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यानी भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा तो बार बार नरेंद्र मोदी का नाम लोगों के दिमाग में आया कि नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। तो ये पर्दे के पीछे से अपने आप को पेश करने की कला बीजेपी में बहुत है और बीजेपी नए कोई ना कोई तोड़ निकालेगी। मुझे लगता है कि अब अयोध्या के बाद मथुरा वृंदावन भी जाएगी ये और कहेगी कि राम तो मुक्त हुए, अब कृष्ण को मुक्त करना है, कोई ना कोई बहाना ऐसा करेगी जरूर। लेकिन यहाँ ओबीसी मुद्दे पर उसका दांव नहीं चल पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बुशरा जी। जी बिल्कुल अनिल जी, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि तमाम पूरा मीडिया जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट चैनल्स हैं, एक तरफ वो हैं जो दिन रात मोदी गुणगान करते हैं, सवाल नहीं पूछते सरकार से, सवाल से विपक्ष से पूछते हैं और जो उनको कह दिया जाता है वो करते हैं। इसीलिए आपको जातिगत जनगणना को लेकर आपको कोई बहस होती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन राम मंदिर को लेकर बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो हैं तमाम नेताओं को बुलाकर, बाबाओं को बुलाकर, इन सबको बुलाकर कराए जा रहे हैं और वो लगातार अब होते रहेंगे, लगातार उनको अलग अलग टारगेट देते रहेंगे। और आप ये देखें कि पूरी कॉर्पोरेट बैकिंग है भारतीय जनता पार्टी के पास, साम दाम दंड भेद की जो एक वो सियासत है, जो किसी भी हद तक जाकर वो सियासत करते हैं सत्ता पाने के लिए, वो है। तो क्या अब जिस तरह से लगातार वो सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जैसे ही ये इलेक्शंस खत्म होंगे, 5 राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ जाएंगे, माना कि उनके पक्ष में नहीं जाते हैं बीजेपी के पक्ष में, तो फिर वो और अग्रेसिव हो जाएंगे? क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन के इन दलों में इतनी एकजुटता है, इतनी ताकत है और वो नेतृत्व है कि वो जो जिस तरह की सियासत भारतीय जनता पार्टी करती आई है, आरएसएस जैसा संगठन उसके पास है, वो उनके पास काट मौजूद है, उसके साथ वो इस तरह की लड़ाई, सियासी लड़ाई वो लड़ पाएंगे 2024 के लिए? क्या आपको लग रहा है? बुशरा जी, तमाम संसाधन हैं बीजेपी के पास और हमारी जो पुराने जो हमारी माइथोलॉजी, हमारी रामायण, हमारी महाभारत हमें बताती हैं कि संसाधनों से नहीं, लड़ाई सच्चाई से लड़ी जाती है। संसाधन हो, तरह तरह के हथियार हो, हथकंडे हो, तो आप तमाम इस्तेमाल कर लीजिए। 970 चैनल सुबह से शाम तक भौंकते रहते हैं। लेकिन मैं पिछले दिनों अखबार में भी पढ़ रहा था और जगह भी मैंने न्यूज़ देखी कि एक आज तक नाम का सबसे तेज चैनल होता था, वो जो है वो तेज चैनल नहीं रहा। उसका जो रेवेन्यू है वो खत्म हो गया, क्योंकि वो जिस तरह की चीजें परोस रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि तो झूठ परोस रहे हैं, ये हमारे मुद्दों की बात नहीं करते। और तमाम जो चैनल हैं इस तरह के, वो आपसे compete करने के, उनको लगता है शायद यूट्यूब, लोग टेलीविजन नहीं देखते, यूट्यूब देखते हैं इसलिए वो यूट्यूब पे आ गए। और पिछले दिनों 1 महीना पहले रिपब्लिक टीवी वाला भी यूट्यूब पे आ गया, लेकिन बुरी तरह यूट्यूब पे भी फ्लॉप हो रहे। अरे आप इसलिए फ्लॉप नहीं हो रहे क्योंकि आपको सैटेलाइट टीवी है और यूट्यूब लोग ज्यादा पसंद करते हैं, आप इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे जो आपके जैसे चैनल है बुशरा जी, वो सच्चाई की बात उठा रहे हैं। लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, सच्चाई, उनके जो असली दुख और दर्द हैं, जो उसकी बात करेगा, जो उनका हमदर्द होगा, लोग उसको सुनेंगे। अब ये काठ की हांडी बार बार चढ़ाएंगे, इससे कुछ बनने वाला नहीं है। चढ़ाओ, इससे कुछ रिजल्ट नहीं निकलना बुशरा जी। जीत सच्चाई की होती है
और सबने देख लिया है कि राहुल गांधी और ये इंडिया अलायंस और नीतीश कुमार जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं वो गरीब के दर्द को उसके दर्द का इलाज करने के लिए निकल रहे चुके हैं, और ये नहीं कि 4-5 पूंजीपतियों के जेब भरने के लिए वो काम कर रहे हो। तो लोग बाग उन्हीं के साथ देंगे। लोग बाग सच्चाई जान चुके हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए, पर्दाफाश हो चुका है, असलियत ये है। और आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में हमारे प्रकाश जी रहते हैं, मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ बना है। अब छत्तीसगढ़ में सिलेंडर जो है वो 500 रुपए का मिल रहा है। इसको हाईलाइट किया राहुल जी ने भी अपनी जनसभा में, अपने उद्बोधन में। तो लोग देख रहे हैं यार, बगल का जो हमारे से ही निकल करके छत्तीसगढ़ प्रदेश बना है, वहां 500 रुपए का सिलेंडर, और हम कितने का सिलेंडर खरीद रहे हैं? वहां पे 3200 रुपए का क्विंटल का धान जो है वो खरीद रही है सरकार। यहां किसान जो है कर्ज के मारे डूबे जा रहे हैं। यहाँ का किसान अपना रोज जमीन का भाव लगाता है मध्य प्रदेश का, जी मेरी कितने में बिक सकती है, मेरा कर्जा उतरेगा। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा कि मैंने किसान से बात की, भाई आपके जमीन का क्या भाव है, तो कहते मुझे तो पता ही नहीं। भाई आपको क्यों नहीं पता है? बोला कभी बेचने की सोची नहीं, इसलिए पता नहीं है। तो ये कंट्रास्ट नजर आ रहा है, काला और सफेद का, साफ साफ। और लोग देख रहे हैं उस कंट्रास्ट। कितनी आत्महत्या मध्य प्रदेश में, 670 आत्महत्याएं होती हैं एक साल में। छत्तीसगढ़ में किसान कितने आत्महत्या करें? 70, 1/10 का फर्क है। तो हर चीज में कंट्रास्ट। लोगों का जो है ना, इनका जो इन्होंने एक पर्दा डाल दिया था, वो पर्दा फाश हो चुका है। लोग बाग समझ चुके हैं इन सबको, और इंतजार करते हैं बटन दबाने का कि जल्दी चुनाव आए, और मध्य प्रदेश में होगा और उसके बाद वो होगा। ये कितने ही इस तरह के ध्यान भटकाने के लिए काम करते रहे, उससे कुछ फर्क, बुशरा जी, मेरे को नहीं लगता कि उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। जी जी प्रकाश जी, अगर इन 5 राज्यों में फर्ज कर लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कांग्रेस की अगर जीत होती है, या इन 5 में से 4 अगर वो जीत दर्ज करने में जाते हैं, तो 2024 के लिए आप ये तस्वीर कितनी बदलती देखते हैं? बुशरा जी, इस तस्वीर को बदलने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, और बीजेपी तैयारी कर रही है कि कैसे इससे बचा जाए। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले अयोध्या में अपने कैबिनेट की बैठक की, और कैबिनेट की बैठक में उन्होंने ऐलान किया कि हम अयोध्या के विकास के लिए इतने कोई 35,000 करोड़ की योजनाएं ला रहे हैं, वगैरह वगैरह। और जाहिर है वो, और क्योंकि उन्होंने उस दिन, उनका कहना था कि 4 साल पहले मैंने यहाँ आकर पहली बार अयोध्या में दिया जलाया था, राम मंदिर परिसर। तो ये देखिए, माहौल बनाने की कोशिश अभी से हो रही है, क्योंकि ये लग रहा है कि बीजेपी को लोकसभा में यूपी की 80 सीटों में से बहुत सी सीटें नहीं मिलने वाली। बीजेपी उसी की तैयारी में जुट गई है कि कैसे हम अपने घाटे की पूर्ति यूपी से कर पाए या न कर पाए। जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और उनमें अधिकांश में या सब में बीजेपी हार सकती है, इसकी पूरी संभावना है। ऐसे में बीजेपी के लिए वहां से लोकसभा की सीटें, आप देखेंगे कि इन 5 राज्यों में लोकसभा की सीटों की संख्या 125 के आसपास है, और उन 125 सीटों पर उसका असर पड़ेगा कि पिछले चुनाव में लोगों ने नरेंद्र मोदी को नामंजूर किया था, जिनके चेहरे पर, जिनके कमल के निशान पर आए थे कि हम इस बार कमल का चेहरा है, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा नहीं है, या यशोधरा राजे का चेहरा नहीं है, या रमन सिंह का चेहरा नहीं है। तो बीजेपी की तैयारी उस स्तर पर है कि वो क्या करे। और बीजेपी दक्षिण में जाने के लिए जो कुलबुला रही है, जो बेचैन है, बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, उन सब जगह जाने के पीछे यही है कि उसे लगता है कि जो हिंदी भाषी, हिंदी बेल्ट है, हिंदी पट्टी जिसे कहते हैं, या हार्टलैंड, हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है, वहां बीजेपी की जमीन खिसक रही है। लोग उससे ऊब गए बीजेपी से। दूसरी बात, जो ओबीसी की बात लेकर कांग्रेस आ रही है बार बार, इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, इन सब जगह पड़ने वाला, और लोकसभा चुनाव में उसके नतीजे ये आएंगे। आप किसी ने कल्पना की थी क्या कि इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी में थी तो उसके जनता पार्टी उसे हरा देगी? नहीं थी, लेकिन जनता पार्टी की सरकार आई, तो लोगों को लगता है कि जब माहौल बदल रहा है तो बीजेपी को इसका एहसास है कि अब जमीन खिसक रही है, कुछ न कुछ करना जरूरी है।
और बीजेपी उसी अभियान में जुटी हुई है। बुशरा जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही देखिए कि जिन लोगों को ये लगता है कि जातिगत जनगणना, आरक्षण, ओबीसी की बात जो बार-बार की जा रही है, इसका असर जमीन पर नहीं हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक ये प्रोपेगेंडा लगातार 9 साढ़े 9 साल से ये चलाया गया कि इफ नॉट नरेंद्र मोदी देन हू, उनके आगे कौन टिक सकता है, उनकी राजनीति। तो आप ये देखिए, जब भी आप आम लोगों से बात करें जो शायद थोड़े प्रो बीजेपी या फिर थोड़े से सेंटर में की जो पॉलिटिक्स करते हुए नजर आते हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि भाई इनके आगे कैसे कोई जीत सकता है। आप इनकी सियासत को तो आप देखते हैं, ये लगातार जीतते आ रहे हैं। तो उन लोगों को ये बताने की जरूरत है कि अगर अनकंफर्टेबल नहीं होती भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या आरएसएस, तो आप देखिए कि एक बार फिर से ओबीसी का कार्ड जो है वो नरेंद्र मोदी ने खेलना शुरू कर दिया है। तेलंगाना में जाकर वो ये बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। ये कहने पर वो मजबूर हो जाते हैं और ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि जाति कुछ नहीं होती, जाति सिर्फ एक होती है, गरीब होती है, लेकिन अपने आप को ओबीसी बताना नहीं भूलते हैं। बिहार में जब आरक्षण की बात होती है, हालांकि आरक्षण के पूरे खिलाफ हमेशा से राजनीति भारतीय जनता पार्टी की रही और जातिगत जनगणना कराने को लेकर वो हमेशा अनकंफर्टेबल रही, लेकिन बिहार में वो बिहार की जो सरकार है उसको वो सपोर्ट करती है। तो ये विरोधाभास देखिए, तो ये बताने की जरूरत है कि कितना विरोधाभास और कितना कंफ्यूजन का स्टेट फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में है। तो आखिरी दाव से फिर से यही लग रहा है कि राम मंदिर का जो पूरा अभी इवेंट होगा, अभी आप देखिएगा कि किस तरह से पूरा इवेंट जो है वो किया जाएगा और किस तरह से पूरा भगवा रंग दिया जाएगा पूरे देश को, तमाम चैनल्स को, और क्या क्या किया जाएगा और किस तरह की सांप्रदायिक सियासत एक बार फिर से आपको देखने के लिए मिलेगी, वो फिर से उस पर लौट रहे हैं। जब मैं बात कर रही हूँ, क्या आपको इसमें लग रहा है कि लोग इस तरह के सवाल, जाहिर सी बात है कि बंद कमरों में और अदरवाइज भी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहीं आप ये देखिए कि जो बातें खुद भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो नैरेटिव या जो लाइन इंडिया गठबंधन ने या कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने खींच दी है, उसका तोड़ उनके पास नहीं मिल रहा है। चाहे वो कितने ही अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करें, लेकिन बॉडी लैंग्वेज लगातार हकलाते हुए, बकबकाते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर। वो देखते हैं टेलीप्रॉम्प्टर के बावजूद भी वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। बुशरा जी, देखिए मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि आरएसएस ने, बीजेपी ने हमेशा मार्क्स का विरोध किया है। ये तो मार्क्स की बात है कि देश में, समाज में सिर्फ गरीब और अमीर होता है, क्योंकि जहाँ से मार्क्स आया था यूरोप में, वहाँ जातियाँ नहीं होती, वहाँ जातियों का अस्तित्व नहीं है। और हमेशा कम्युनिज्म का, मार्क्सिज्म का बीजेपी ने, जनसंघ ने, आरएसएस ने विरोध किया। आज देखिए कितनी हैरानी की बात है कि वही मार्क्स की थ्योरी गरीब और अमीर वाली, उसकी बात जो है मोदी जी कर रहे हैं। कितना मतलब है, कितनी बड़ी हैरानी की बात है कि 98 वर्ष से आप जो बात कह रहे थे, आज आप उस बात का बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। आज आप मार्क्स को मानने लग गए। तो ये मोदी जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 में वो छाती ठोक ठोक के कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। मणिशंकर अय्यर ने कुछ गलत शब्द इस्तेमाल कर दिए थे, उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था और तमाम ओबीसी के लोगों में उसका विरोध हो गया था। और 2014 में भी, 2019 में भी ओबीसी को लगा कि हमारा आदमी हमारा भला करेगा, बढ़ चढ़ करके वोट दिया। मैं बुशरा जी आपको मैं अक्टूबर 2013 का एक इनका गांधी मैदान में भाषण याद दिलाना चाहूंगा मोदी जी का। वहां पे, क्योंकि बिहार में अभी भी जनसंख्या में आपने देखा 14.5% यादव निकल के आ रहे हैं, बड़ी संख्या यादवों की रहती है बिहार में। तो वहां मोदी जी बोले कि देखिए मैं द्वारका नगरी से आ रहा हूं, ये उनके शब्द है, और यदुवंशियों का ध्यान रखना हमारा फर्ज है, हम यदुवंशियों का भी ध्यान रखेंगे और मैं ओबीसी हूं। मतलब इस तरह की बातें की। फिर कहते हैं हमारे कैबिनेट में 27 मंत्री ओबीसी बन गए, फिर राष्ट्रपति दलित बन गया, आदिवासी बन गया। आज देखिए उनको भाषा उनकी क्यों बदल गई है, बड़ी हैरानी की बात है। और जिस सीढ़ी से वो चढ़ के आए ओबीसी की, उस सीढ़ी के अस्तित्व को नकार कर रहे हैं। आज इस देश का ओबीसी समझ चुका है बुशरा जी
कि हमारा सच्चा हितैषी जो है वो नरेंद्र मोदी नहीं है, हमारा सच्चा हितैषी जो है वो राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है। और जहां तक प्रधानमंत्री की बात, अगर मोदी नहीं तो कौन की बात अगर आप करते हैं, तो आज 10 चेहरे ऐसे हैं जो आम देश की जनता को नरेंद्र मोदी से बेहतर नजर आते हैं, चाहे वो राहुल गांधी का हो, नीतीश कुमार का हो, शरद पवार का हो, उद्धव ठाकरे का हो, तमिलनाडु के स्टालिन साहब का हो, तमाम चेहरे। तो वो जो समय था वो खत्म हो गया, और खुद जिस सीढ़ी के चढ़ के आए हो आप ओबीसी को, उसका आप नकार रहे हो। तो ये आप कितना ही ढोल पीट लीजिए, आप इससे कुछ बनने वाली बात नहीं। वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन मैंने सुना नहीं आज तक कोई डूब रहा हो आदमी और वो तिनका पकड़ करके तैर गया हो। तिनका पकड़ने के बावजूद भी व्यक्ति डूबता ही है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। करते रहिए, इनको कुछ ना कुछ तो करना है, अपने हाथ पैर तो मारने ही। जब आदमी डूबता है तो हाथ पैर तो मारता है, तो वो सब हाथ पैर मारे जाएंगे, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला। लोग बाग इस बार संकल्प ले चुके हैं। और ओबीसी तो जो कहते हैं ना कि बहुत अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और गरीब भी ठगा महसूस कर रहा है। जब आपने 15 लाख की बात की थी और आपने नहीं दिया वो 15 लाख, आपने 2 करोड़ की नौकरी बात की थी, नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो जब आदमी कोई ठगा हुआ होता है, आप जब ठगा जाता है, आप देखिए उसकी क्या मनस्थिति होती है, तो वो फिर इस चीज का जवाब देता है। लेकिन हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनावों में जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और खाली पेट और खाली प्लेट, कितना भी आप मजहब की अफीम जो है चटाने की कोशिश करें, वो हो नहीं सकती है, क्योंकि लोगों को अपना पेट भरा चाहिए और उनकी प्लेट पर खाना चाहिए। और जब तक आप ये वादा उनसे पूरा नहीं करेंगे और 5 किलो अनाज के बदले 80 करोड़ लोगों को से आप ये चाहेंगे कि एक बार फिर से वो आपको वोट करें, और आप इससे अपनी पूरी नाकामी आप ये छुपाएंगे कि 80 करोड़ लोगों को आपने किस तरह से, आप ये देखिए कि गरीब बनाया हुआ है, और आप उनसे फिर से कह रहे हैं कि आपको अगले 5 साल हम इसी स्थिति में रखने वाले, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी नहीं सुधरने वाली है। 2024 से अब 2047 के सब्जबाग ख्वाब जो है वो दिखाए जा रहे हैं लोगों को, क्योंकि नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि वो अमृत पीकर आए हैं और शायद वो अमर होने जा रहे हैं, और इसीलिए वो लोगों को 100 साल बाद के जो है ख्वाब दिखाएं। लेकिन अभी जो हकीकत है उससे वो पूरी तरीके से मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जनता उनको आईना दिखाने के लिए बैठी हुई है। अब 3 दिसंबर को तो ये पता चल जाएगा कि 5 राज्यों में क्या होने जा रहा है, और फिर उसके बाद ये भी देखना बहुत अहम होगा कि जो इंडिया गठबंधन है उसका स्वरूप और किस तरह से आगे बढ़ता है, आकार किस तरह से बढ़ता है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उनका वो किस तरह से रिलीज होता है, सीटों के बंटवारे किस तरह से होते हैं, जो तमाम तरह के चैलेंजेस हैं उससे इंडिया गठबंधन कैसे पार पाता है, और यही बताएगा कि उसके बाद कि 2024 में आखिर क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपना कीमती वक्त देने के लिए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, और धन्यवाद आप तमाम लोगों का भी। आप लगातार डीबी लाइव की वीडियो देखते रहिए, सराहते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे प्रोग्राम को भी ज्यादा से ज्यादा देखिए और शेयर करिए। नमस्कार।